So dear students, welcome back to my channel, and we are going to discuss the question and answers of chapter 2, Diversity in the Living World, NCERT book, class 6. Now see this, here are two types of seeds. What difference do you find among the roots and leaf venations of their plant? ये जो दो सीड्स है, एक वीट है, दूसरा किडनी बीन्स है. अब वो जो वीट है ये कैसा है? मोनोकॉट है. इनके आंसर्स भी मैं इस मोनोकॉट है. अब इसकी जो लीफ वेनेशन कैसी होगी, पढ़ा है हमने, पैरेलल होगी, इजंट इट? पैरेलल वेनेशन. एंड रूट कैसा होगा इसका? फाइब्रस होगा. ठीक है. अब किडनी बीन्स का देख लेते हैं. किडनी बीन्स क्या है? ये डाइकॉट है, इसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं. और इसका वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा. और इसकी रूट कैसी होगी? टैप रूट सिस्टम होगा इसमें. Name of some animals are given below. Group them based on their habitat and write the names of aquatic animals in the area marked A. Terrestrial aquatic animal कौन सा होता है? जो पानी में रहते हैं, उसको हमें A वाले इसमें लिखना है. Terrestrial animals in the area marked B. B वाले में क्या लिखना है? Terrestrial जो लैंड पे रहते हैं. और ऐसे वाले एनिमल्स जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन एनिमल को हमें सी में डालना है. तो हम हॉर्स को लेते हैं. हॉर्स जो है वो लैंड पे रहता है, यानी कि ये किस में आएगा? बी वाले में आएगा. इसमें आएगा हॉर्स. फिर उसके बाद आ जाओ आप डॉल्फिन. डॉल्फिन किस में रहती है? एक्वेटिक है, पानी में रहती है, तो हम इसको एक्वेटिक में डाल देंगे, डॉल्फिन. फ्रॉग. फ्रॉग कहाँ रहता है? फ्रॉग दोनों में ही रहता है, तो ये सी में आएगा. सी वाले में एफ फ्रॉग है. अब आते हैं हम शीप. शीप कहाँ रहता है? टेरेस्ट्रियल, तो शीप इसमें आ जाएगा. फिर आते हैं हम क्रोकोडाइल पे. क्रोकोडाइल भी पानी एज वेल एज लैंड पे रहता है, आप लोग जू वगैरह में देखा होगा. तो हम क्रोकोडाइल को भी सी में डालेंगे. हम किस में डालेंगे? क्रोकोडाइल को सी में डालेंगे. अब आती है स्क्वेरल. स्क्वेरल इज हैविंग अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो स्क्वेरल इसमें आ जाएगी. इनके सारे आंसर्स मैं इसी के पीछे दे दूंगी. स्क्वेरल आ जाता है. और इसके बाद आता है वेल. वेल यू फाइंड इन वाटर, ये वेल हो गया. अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म इज ऑल्सो फाउंड ऑन लैंड, सो इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म ऑन टेरेस्ट्रियल हो जाएगा. पिजन. अगेन पिजन इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल. देन इज टॉर्टाइस. टॉर्टाइस इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल में ही आएगा. पानी में जो रहता है उसको हम सी टर्टल कहते हैं, तो टॉर्टाइस भी आई थिंक इट विल कम इन टेरेस्ट्रियल. It will come in terrestrial. So next we are going to come. Manu's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out the radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of root. Examine a radish and write what type of root it is. What type of venation would you observe in the leaves of radish? अब आप देखो, इसके अंदर अगर आप देखते हो तो रैडिश इज द थर्ड आंसर. रैडिश किस टाइप का रूट है? आप खुद बताओ. रैडिश विल बी टैप रूट. यू ऑल मस्ट हैव सीन रैडिश. उसमें एक मेन रूट होता है रैडिश का. रैडिश को अगर आप देखो तो इस तरीके से उसके ऊपर लीव्स होती हैं, तो और इसमें छोटी छोटी कई बार रूट्स भी दिखाई देती हैं. तो रैडिश इज वॉट? रैडिश इज टैप रूट, इजंट इट? सो इट इज टेप रूट. एंड वेनेशन, अब आपको हमने पढ़ाया है वैली टेप रूट जिसमें भी होगा उसमें वेनेशन कौन सी होगी? रेटिकुलेट होगी उसके लीव्स में वेनेशन. ओके. Look at the image of goat, the mountain goat and the goat found in the plains. Point out the similarities and difference between them. What is the reason for these differences? Now if we go down, इसके आंसर्स मैंने यहाँ ही दे रखे हैं. सो रेडिश में टैप रूट होता है, वन मेन थिक रूट होता है, उसके अलावा लैटरल रूट्स होते हैं. अब हम ये दो पिक्चर्स देखते हैं और इन दोनों को सिमिलैरिटीज बिटवीन द माउंटेन गोट एंड गोट फाउंड इन द प्लेन. बोथ हैव हॉर्न्स एंड हूप्स. दोनों ही गोट्स में, माउंटेन गोट एंड द गोट फाउंड इन द प्लेन, बोथ हैव हॉर्न्स एंड हूव्स. बोथ हैव सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर. दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम दिखती है. थोड़ी सी जो माउंटेन वाली होती है उसके लेग्स थोड़ा बॉडी भी सिलेंडर होता है, उसके लेग्स भी लिटिल शॉर्ट होते हैं. नाउ लेट्स गो टू द डिफरेंस. माउंटेन गोट has thicker fur and more slender body for climbing and surviving in the cold rocky environment, while plain goats are adapted to milder and flat terrains. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे. देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर दैट अदर दैन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर.
ये सारे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और हमें इन्हें ग्रुप करना है, काऊ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टाइस, वेल, फिश, ग्रासहॉपर एंड लिजर्ड. So what we can do is we can group them according to the presence of their backbone or absence of the backbone. देखो इनको हम ग्रुप कर सकते हैं एज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकग्राउंड नहीं होती है. तो वर्टिब्रेट्स दोज हु हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हम कट कर देते हैं. काऊ, पिजन, बैट, टॉर्टाइस, वेल, फिश, लिजर्ड. इनवर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है वो हो जाएगा कॉकरोचेस एंड ग्रासहॉपर. ओके, now coming to the question number 6. As the population grows, the people want more comfortable lives. Forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding and how do you think we can address these challenges? जैसे जैसे population बढ़ रही है, हम लोग सारे जंगल, पेड़, फॉरेस्ट सब काट कूट के उसमें घर बनाते जा रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में. How do you think we can address this challenge? How is it affecting? पहली बात तो हमारे सराउंडिंग्स को कैसे अफेक्ट कर रही है और दूसरा हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. अब इसका आंसर होगा ये जो हो रहा है उसका इफेक्ट जो होगा डिफॉरेस्टेशन, जंगल खत्म हो जाएंगे. दैट कैन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन. उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे. सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी सारी खराब हो जाएगी. क्लाइमेट चेंज, वी कैन सी दैट क्लाइमेट चेंज ऑल्सो विल बी. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इससे तो हमें ये 3-4 चीज़ों का नुकसान होगा. एक तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कम हो जाएंगे, सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा. सोल्यूशन, रिफॉरेस्टेशन, मेकिंग अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन. एक तो फॉरेस्ट लगाओ, पेड़ लगाओ, लोगों में अवेयरनेस जगाना है कि इससे हमें कितने लॉस होने वाले हैं. सॉइल इरोजन वाला है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी एयर ख़राब हो जाएगी. तो ये वेदर, क्लाइमेट चेंज आएगा, इसकी अवेयरनेस लानी है. इसके अलावा हमें स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन शुड बी देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट सो दैट दीज ऑल थिंग्स कैन बी प्रोटेक्टेड. अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे. 7th क्वेश्चन है एनालाइज द फ्लो चार्ट. व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंड बी. एक प्लांट है, प्लांट है क्या है? यस. डज इट हैव लीफ? क्या उस प्लांट में लीफ है? यस. डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? नो. एक ऐसा प्लांट है, एक तो वो प्लांट है, उसके बाद उसमें लीफ है, यस है, पर उसकी जो लीफ है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है? तो कहता है नहीं, नहीं है रेटिकुलेट वेनेशन. एक ऐसा प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन. आप इन दोनों प्लांट्स के नाम बताने हैं. तो लेट अस गो एंड सी द आंसर फॉर इट. प्लांट ए इज़ डाइकोट प्लांट और उसके दो, वो प्लांट किसी का कोई भी प्लांट हो सकता है. डाइकोट प्लांट 2 एग्जाम्पल में दे देती हूँ, तुलसी एंड हिबिस्कस. या तो वो तुलसी हो सकता है, हिबिस्कस होता है, इसके अलावा मैंगो भी हो सकता है, नीम भी हो सकता है. जो भी डाइकोट प्लांट है उसका कोई भी चीज़ हो सकता है. बी प्लांट जो है वो है मोनोकॉट प्लांट, क्योंकि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है. तो वो हो सकता है बनाना, वीट, मेज, anything. It could be grass also. So this is the answer for 7. Now let us take up the question 8. Raj argues with his friend Sanjay that hibiscus plant is a shrub. What question can Sanjay ask for clarification? अब राज संजय को बताता है कि जो हिबिस्कस है वो shrub है. अब ये संजय उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन हमें लिखने हैं. सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हिबिस्कस इज अ shrub है. Yes, hibiscus is a shrub. Now, does hibiscus have multiple branches going? हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना shrub की पहले भी. So क्या उसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं growing from the base? क्वेश्चन पूछ सकता है वो. How tall is hibiscus? मीडियम साइज है. एंड इज हिबिस्कस प्लांट स्टेम वुडी? क्या उसका स्टेम वुडी है? यस. तब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यानी कि वो हिबिस्कस श्रब है. नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन. Based on the information in the table, find out example of these plants from each group. अब इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखने. ए डाइकोट है, टाइप ऑफ सीड उसकी डाइकोट है और उसका रूट टैप रूट है, तो उसका कुछ एग्जाम्पल लिखना है. बी मोनोकोट है, फाइब्रस रूट है और उसका एग्जाम्पल लिखना है. नाउ वी गो फॉर द आंसर. नाउ डाइकोट है, टैप रूट है, तो बट नेचुरल ए जो होगा वो हो सकता है टर्मरिंड, पी, बीन्स, मैंगो एंड पम्पकिन सीड्स, कुछ भी हो सकता है वो. और बी जो है मोनोकॉट के कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे आप. मेज, राइस, वीट, बार्ली, बिकॉज दे हैव रेटिकुलेट वेनेशंस. ए वाले जो होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन वाले हैं और बी जो है वो पैरेलल वेनेशन वाले हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन.
Observe the labeled part of the ducks. In the picture given below, what difference do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would duck be able to perform using these parts? अब ये जो डक है इसको देखो, इस वाली डक का अगर हम फीट देखते हैं तो इट इज़ हैविंग वेब्ड फीट, और पिजन है इसकी जो फीट होती है वो नॉर्मल फीट है। तो अब इससे क्या इनको क्या वो, एक तो डक विद हैज़ वेब्ड फीट, जिसका वेब्ड फीट है वो जो डक है वो स्विमिंग में हेल्प करेगा, उसका जो ये अडेप्टेशन है वो स्विमिंग में हेल्प। वाइल जो पिजन है, पिजन हैव नॉन वेब्ड फीट एंड इट इज़ सूटेबल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, वॉक करने के लिए हेल्प करता है एंड पर्चिंग। So with this we come to end of this question answers of your NCERT book, and the lesson is over. Happy learning children, and thank you.